हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास आप सभी का स्वागत है। क्लास 9-10 साइंस की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र के बारे में। हमने पाचन तंत्र में पाचन प्रक्रिया आदि पढ़ी थी आमाशय तक। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक 5वां। आमाशय से हमने लास्ट कहा था कि आमाशय में पचित भोजन काइम कहलाता है। आमाशय में पचित भोजन काइम कहलाता है। ठीक है, अब आमाशय से भोजन आगे जाता है छोटी आंत में। लिखते हैं यहाँ से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। अब यहाँ से भोजन आगे छोटी आंत में प्रवेश करता है। ठीक है, अब कितनी मात्रा में भोजन आगे जाएगा तो यहाँ लिखेंगे हम आमाशय में भी अंत में, तो आमाशय के अंत में लगे अवरोधक, यहाँ पर भी अवरोधक लगे होते हैं। अंत में लगे अवरोधक एक समय में एक छोटे चम्मच के बराबर मात्रा में भोजन छोटी आंत में बेचते हैं। तो एक बार में उन अवरोधकों के द्वारा एक समय में एक छोटे चम्मच के बराबर भोजन को आगे भेजा जाएगा छोटी आंत में। अवरोधक बंद हो जाएंगे। अब जब तक वो एक चम्मच भोजन छोटी आंत में पच नहीं जाता तब तक अगला मात्रा में भोजन वहाँ पर नहीं भेजा जाएगा। तो यहाँ तक होने के बाद में अब हम कहते हैं हमारे 5वां अंग जहाँ पहुँचेंगे, अब भोजन पहुँचा छोटी आंत में। अब छोटी आंत कहने को तो आप ये इसकी जो लंबाई है वो 7.5 से 10 मीटर के आसपास होती है। अब ये आमाशय से शुरू होकर के आगे जाकर के छोटी आंत बड़ी आंत में जाकर के खुलती है। अब इस छोटी आंत में जब भोजन पहुंच जाता है तो हमने पढ़ा था प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का अपघटन हो जाता है मुंह के अंदर ही हो जाता है। फिर आगे भोजन जब आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में भोजन के दूसरे घटक या अवयव हम जिसे कह रहे हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन का अपघटन आमाशय के अंदर हो जाता है। तो हम कह रहे थे छोटी आंत जो है उसकी लंबाई 7.5 से 10 मीटर के लगभग होती है। पूरी छोटी आंत को कुल मिला के 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग जहाँ से आमाशय जुड़ा रहता है उस भाग को कहा जाता है ग्रहणी। उससे अगला जो मध्य भाग रहता है उसको कहा जाता है अग्र शुद्धांत्र, और सबसे लास्ट जो शुद्धांत्र है ये शुद्धांत्र अब आगे जाकर के बड़ी आंत से जुड़ जाता है। 3 भाग है छोटी आंत के अंदर। अब यहाँ पर तक जब भोजन पहुँचता है तब भोजन के अंदर वसा, भोजन का एक घटक, तो वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। वसा का जो पाचन है वो छोटी आंत में होता है। अब ये किस प्रकार से संपन्न होगा? छोटी आंत में वसा का पाचन होता है, ये ठीक है। अब छोटी आंत में वसा किस प्रकार से अपघटित हो पाती है वो हम देखते हैं। तो नाम है आपके छोटा सा वसा, लेकिन ये काफ़ी जटिल संरचना है। इसके बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में ये वसा हमारे शरीर में पाई जाती है। वसा, इसके बाद में आगे लिख रहा हूँ मैं, कंटिन्यू। वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है।
तब बड़ी गोलिकाओं में पाई जाती है, तो इसमें सीधा उसका अपघटन नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए क्या होगा, यकृत ग्रंथि, जो हमने 3 ग्रंथियां लिखी थी उसमें, तो यकृत ग्रंथि, अब ये क्या करेगी यकृत ग्रंथि, तो यकृत ग्रंथि में भाग है, यकृत ग्रंथि में पित्ताशय में निर्मित पित्त लवण में निर्मित पित्त लवण, या जिसे पित्त रस भी कहा जाता है, पित्त रस। तो अब जो पित्ताशय के अंदर पित्त लवण या पित्त रस का निर्माण हुआ है, तो यकृत ग्रंथि में पित्ताशय में निर्मित पित्त लवण या पित्त रस के द्वारा वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है, अणुओं में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब वसा के अणुओं को, बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है, और इस क्रिया को वसा का पायसीकरण कहा जाता है, वसा का पायसीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब चौथा एंजाइम आ गया हमारा लाइपेज एंजाइम, वसा का अपघटन प्रारंभ करता है। तो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का अपघटन मुख में शुरू हो गया था, आमाशय में हुआ था प्रोटीन का, और वसा का अपघटन हुआ छोटी आंत में। तो यहाँ पर तक छोटी आंत में वसा का अपघटन भी शुरू हो जाता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा। अब आगे आएगा कि छोटी आंत में अपचित भोजन, छोटी आंत में अपचित भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में अपचित भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। अब बड़ी आंत में किस प्रकार से क्या प्रक्रिया संपन्न होती है देखते हैं। हाँ जी, तो अब छोटी आंत में जो अपचित भोजन है वो आगे पहुंचता है बड़ी आंत में। क्या है बड़ी आंत देखते हैं। बड़ी आंत 2.5 से 3 मीटर लंबा एक भाग है। अब आपने नोटिस किया होगा कि छोटी आंत की जो लंबाई थी वो 7.5 से 10 मीटर थी, इसकी 2.5 से 3, फिर भी इसको कहा जाता है बड़ी आंत। कारण इसका ये है कि बड़ी आंत का जो है व्यास बहुत बड़ा होता है, छोटी आंत की अपेक्षा बड़ी आंत का व्यास ज़्यादा होता है, इसलिए उसको बड़ी आंत कहा जाता है, जबकि उसे छोटी आंत। तो इसके भी पूरे टोटल भाग को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग को कहा जाता है अंगनाल, ये वाला भाग छोटी आंत के लास्ट वाले भाग शुद्धांत्र से जुड़ता है। मध्य भाग को कहा जाता है वृद्धांत्र, और सबसे लास्ट वाला जो एंड वाला भाग है उसको कहते हैं मलाशय, जहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ या मल का आशय होता है। अब भोजन अपचित भोजन में उपस्थित अब जो अवयव हमारे बचे हुए तो उनमें देखेंगे आप खनिज, विटामिन, जल आदि। तो अपचित भोजन में उपस्थित खनिज, विटामिन और जल का अवशोषण माफ करें का पाचन एवं अवशोषण, पाचन एवं अवशोषण बड़ी आंत की दीवारों की कोशिकाओं द्वारा कर लिया जाता है, कोशिकाओं द्वारा किया जाता है।
और लास्ट इसका पॉइंट होगा कि जो भोजन यहाँ भी नहीं पच पाता वह मलाशय से मल द्वार तक पहुंच जाता है। मलाशय जो इसका अंतिम भाग है, उसी के सबसे लास्ट का जो 3 सेंटीमीटर का भाग होता है, हमारी पूरी आहार नाल के लास्ट का 3 सेंटीमीटर वाला भाग है, उसे हम कहते हैं मल द्वार। तो ये मल द्वार तक अपचित भोजन पहुंचा दिया जाता है। और लास्ट, अब भोजन पाचन की प्रक्रिया का जो लास्ट पॉइंट हमारे आता है वो है अब मल द्वार ही। अब आता है 7वां लास्ट, मल द्वार। ओके, अपचित भोजन मल द्वार के द्वारा मल द्वार से अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। अब आहार नाल जो हमारी पूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं अपन। इंपॉर्टेंट में कहेंगे मुख से लेकर मल द्वार तक का संपूर्ण मार्ग, मुख से लेकर मल द्वार तक का संपूर्ण मार्ग जो है उसे आहार नाल कहते हैं। संपूर्ण मार्ग आहार नाल कहलाता है। आहार नाल में भोजन पेशियों की आहार नाल में भोजन पेशियों की क्रमाकुंचन गति द्वारा आगे बढ़ता है तथा मल द्वार की पेशियों में क्रमाकुंचन द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। तो ये यहाँ तक में हमारे हुआ पाचन तंत्र के बारे में। हमने सभी अंगों के बारे में, सभी अंगों का कार्य देखा, कहाँ पर किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया होती है, कैसे प्रत्येक अंग अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये पाचन तंत्र आप पढ़िएगा, डायग्राम समेत याद कीजिएगा और हर अंगों का नाम क्रम में और 4 एंजाइम जो है और कौन कौन से एंजाइम किस किस घटकों का अपघटन करने का कार्य कर रहे हैं, ये वाली प्रक्रिया आप याद कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।